नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। रिवीजन सीरीज फाइनली स्टार्ट हो चुकी है और सबसे पहले वो टॉपिक की रिवीजन करवाई जा रही है जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स घबराते हैं, पूछते हैं कि सर इसके लिए कौन सी किताब पढ़ें, क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो गए। यानी कि इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा दुख का सबब बन जाता है कई बार एस्पिरेंट्स के लिए। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि आपके लिए बहुत इजी फॉर्म में जो भी टर्म्स है इकोनॉमी की वो प्रस्तुत करूं एंड आई ट्राई टू मेक श्योर कि किस प्रकार से आपकी जो रिवीजन है वो बहुत बेहतरीन हो सकती है इस बहुत इंपैक्टफुल सेशन में। जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, चाहे वो जीडीपी है, जीएनपी है, एनडीपी है, एनएनपी है, एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई, या फिर और बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सीआरआर, एसएलआर क्या होती है, एमएसएफ क्या है, बैंकिंग रिलेटेड टर्म्स वगैरह, वो बहुत आसान करके आपके समक्ष रखी जाएंगी। सो अंत तक जरूर बने रहिएगा। एंड इन केस आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और अगर आपको अच्छा लगे सेशन तो लाइक भी हिट जरूर कर दीजिएगा आप सब लोग, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू द बेसिक जो इकोनॉमी है, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग करने वाले हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। सो अंत तक बने रहिएगा, दैट्स गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट। अब देखिए, स्टार्ट में करूंगा बहुत बेसिक से। जैसे हम इकोनॉमी की कभी बात करते हैं, वी टॉक अबाउट जीडीपी। जीडीपी मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बेसिकली है क्या? जो भी एक कंट्री की टेरिटरी है, जो हमारा देश है, जैसे हम इंडिया की हम बात करते हैं, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब मान लीजिए एक साल में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उसकी वैल्यू क्या है, उसको बोला जाएगा जीडीपी। क्लियर? जीएनपी में मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, लेकिन आप सिंपल सा पॉइंट एक समझ लें कि जब भी मैं जीडीपी की बात करूं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमारा देश है इंडिया। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दिस इज, इसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू हैव अ गुड डील ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैंने यहाँ पे ये बनाया है, ठीक है, एक बाउंड्री बना ली इंडिया की। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मान लीजिए रिलायंस है, एक इंडियन कंपनी है, ठीक है, इंडियन ओन कंपनी है। वो एक साल में 100 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है। वहीं एक अमेरिकन है जो इंडिया में 40 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है एक साल में। और वहीं एक इंडियन है जो कजाकिस्तान में रहता है और वहां रहते हुए भी 60 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। तो जब मैं जीडीपी निकाल रहा हूं बेटे, ध्यान रखिएगा, मैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालता हूं जब इंडिया का, तो मैं इंडियन टेरिटरी में जो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है, यानी कि 100 प्लस 40 को मैं चूज करता हूं यहां पे ऑफ कोर्स, और टोटल वैल्यू आती है 140 रुपए। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि जब मैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करूंगा तो वहां पे ये जो अमेरिकन है जो इंडिया में प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, इसको मैं काउंट नहीं करूंगा। लेकिन जो इंडियन बाहर रहते हुए भी 60 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, मैं इसको जरूर लेकर चलूंगा। रिलायंस एज सच रहेगा जैसे है ही है, तो 100 रुपए तो हो गए इसके, और जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही थी इनकी और इनकी, इसका हम लोग एक डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। क्या है डिफरेंस इसका? 20 रुपीज। तो आपको ये चीज जरूर पता होनी चाहिए कि जो हमारी जीडीपी थी इससे बढ़कर आएगी क्या? जीएनपी। क्योंकि अगर आप सिंपल मायने में देखते हैं, सो आपकी जीडीपी थी 140, तो 140 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना हो गया? 20, दैट इज गोइंग टू बी 160। इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां पे ये 100 प्लस ये 60 तो कितना होता है? 160। सो इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है बेटे, it is defined at sum of gross domestic product and net factor income from abroad। तो मैं फिर से बताना चाहूंगा, यहां पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकाली हमने? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकाली हमने जो इंडियन बाहर जाके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है 60 रुपए की, और जो एक फॉरेनर इंडिया में प्रोड्यूस कर रहा है 40 रुपए की, तो 60 माइनस 40 कितना हो गया? 20। तो यहां पे 20 क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, जिसको हमने जैसे ही जीडीपी जो कि 140 निकली थी उसके अंदर ऐड किया तो इट हैपन टू बी 160। 140 प्लस 20 160। यही अगर ये नंबर कम होता, ये नंबर ज्यादा होता, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में भी हो सकता था। सो इट टोटली डिपेंड्स। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहां पे आप कोई भी नॉन रेजिडेंट जो इंडिया में रह रहा है, वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो इंडियन बाहर रह रहा है
वो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो याद रखेगा कि जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू जीएनपी। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको कभी भी, मतलब इट्स अ वेरी बेसिक टर्म, वी हैव टू कीप इन आवर माइंड। एक चीज आप याद रखेगा कि हम लोग कुछ टर्म्स की बात करते हैं, जैसे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया या नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया। तो ये क्या है, ये बहुत बेसिक सी चीज है। जब भी जीडीपी है, जीडीपी में से आपने माइनस कर लिया है डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन होती है, कोई भी मशीनरी है आज 1 करोड़ रुपए की है, कल को 80 लाख की रह जाएगी, उसके बाद 60 लाख की रह जाएगी, डेप्रिसिएशन। तो जब आप डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो यू गेट द एनडीपी। उसी प्रकार से जब आप जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को बेटे माइनस करते हैं, यू आर गेटिंग द नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। तो ये आपने ध्यान में रखना है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि जीडीपी में से डेप्रिसिएशन निकाला, एनडीपी आया, और जीएनपी में से डेप्रिसिएशन निकाला तो एनएनपी हमारे पास आ गया है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये मैंने एक बहुत प्रॉपर तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन की होती है यहाँ पे, ताकि आपको समझ आ पाए। यू हैव टू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पॉइंट कि इंडिया की टेरिटरी में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है एक साल में गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी वैल्यू दैट इज जीडीपी। लेकिन जब मैं जीएनपी कैलकुलेट कर रहा था तब मेरे लिए मैटर कर रहा था कि कौन फॉरेन एंटरप्राइज है इंडिया में या फिर कौन इंडियन है जो बाहर प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो जीएनपी के कंटेक्स्ट में था। ये प्लीज आप ध्यान में रखेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज। ठीक है, वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देखना, अगर कोई इशू हो तो कमेंट में छोड़ देना। अब कई बार हम लोग बात करते हैं बेटे, जैसे नॉमिनल जीडीपी होती है या फिर रियल जीडीपी होती है। तो ये क्या है, मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है, कई बच्चे यहाँ पे फंसते हैं, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं। जब मैं नॉमिनल जीडीपी की बेटे बात करता हूं, इसका मतलब दिस इज जीडीपी एट, क्या बोलते हैं हम इसको, करंट प्राइसेस के ऊपर बोलते हैं। उसी प्रकार से रियल जीडीपी जो है इसको हम बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। अब देखो, इसको भी समझने के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए 2022 की बात है, एक कंट्री है, मान लीजिए इंडिया। इंडिया ने प्रोड्यूस किया 1 पेन पूरे एक साल में। मान लीजिए एग्जांपल ले रहे हैं, ये वो पेन है और ये पेन कितने रुपए का है, 10 रुपीज का है। तो 2022 की इंडिया की जो जीडीपी है वो कितनी होगी, 10 रुपए होगी। उसी प्रकार से 2023 में इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने 2 पेन प्रोड्यूस किए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और यहां पे एक पेन की कीमत कितनी होगी, एक पेन की कीमत होगी 20 रुपए। तो 20 रुपए 20 रुपए कितने होगी, 40 रुपए। अब आप यहां पे ध्यान दें कि हमने एक पेन से 2 पेन तक बनाने की क्षमता बढ़ाई है, मतलब हमारी जीडीपी 2x होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं सही टर्म्स में देखता हूं तो हमने 40 रुपए के पेन यहां पे बनाए, जो कि हम 2022 में 10 रुपए के बना रहे थे, मतलब 4x हो गया। तो क्या आपको नहीं लगता यहां पे महंगाई का बहुत बड़ा रोल है? क्योंकि टेक्निकली तो हमने एक पेन से 2 पेन की ही बढ़त की है, लेकिन क्योंकि यहां पर पेन जो था वो 10 रुपए का था, यहां पे एक पेन 20 रुपए का हो गया, इसीलिए वो इन्फ्लेशन की वजह से जीडीपी बहुत बड़ी बड़ी नजर आ रही है। यही जो पॉइंट है ये हमारा नॉमिनल जीडीपी में हमें नजर आता है, क्योंकि हम करंट मॉनेटरी वैल्यू को लेकर चलते हैं, मतलब यहां पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो नॉमिनल जीडीपी आपको तभी बढ़ी हुई नजर आती है। वहीं दूसरी ओर जो रियल जीडीपी है, इट विल टेक इनटू इफेक्ट द इन्फ्लेशन, ऑफ कोर्स, कि वो ध्यान रखेगा कि इन्फ्लेशन भी है। सो टेक्निकली अगर मैं कांस्टेंट प्राइस पर लेता हूं तो हम क्या देख रहे थे भाई, एक पेन था, ठीक है, 10 रुपए, हम उसी को कांस्टेंट लेकर चलेंगे तो हमारी 2x हो गई जीडीपी, 2 गुना। लेकिन जब मैं नॉमिनल टर्म्स में देख रहा हूं तो 10 रुपए से 40 रुपए, मतलब 4x होगी जीडीपी। गेटिंग इट? सो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और इसी को देखते हुए हमने क्या देखा, हमने एक रेशो बनाया कि भाई नॉमिनल जीडीपी को जब हम डिवाइड करेंगे रियल जीडीपी से इन 200 करेंगे, तो ये जो बेसिकली रेशो है ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा जीडीपी डिफ्लेटर। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया था सीडीएस 1 में। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि जीडीपी डिफ्लेटर एक बहुत बढ़िया सूचकांक हो सकता है, हमें बता सकता है अबाउट इन्फ्लेशन। क्यों बता सकता है, यही मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई नॉमिनल जीडीपी में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन की वजह से वो बहुत बड़ी बड़ी नजर आ रही है, जो कि रियल जीडीपी आपको सही पिक्चर दिखाती है। इसलिए हम लोग दोनों को डिवाइड करते हैं तो आता है हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जीडीपी डिफ्लेटर जो है, इट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर।
इट्स अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये मैंने आपको प्रॉपर एक आइडिया दे दिया क्यों है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में हमने जाना नहीं है। बस आप एक चीज याद रखिएगा कि जीडीपी डिफ्लेटर सर्टनली गिव्स अस अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। कोई भी इकोनॉमी के अंदर आप जब नॉमिनल, और क्योंकि नॉमिनल ज्यादा ही होती है, रियल कम होती है, तो आप जब उसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट अ जीडीपी डिफ्लेटर विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप यहां देख सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी दे रहा है यहां पे चीजों की। तो आप ये ध्यान में रखना कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द बेसिक परसेंटेज चेंज फॉर्मूला विद ईदर टू जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स है या फिर दो जीडीपी डिफ्लेटर नंबर है आपके पास, तो उससे आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन आ रहा है इकोनॉमी का। तो ये क्वेश्चन आता है कई बार कि क्या किसी अर्थव्यवस्था में हम लोग रेट ऑफ इन्फ्लेशन ढूंढ सकते हैं जीडीपी डिफ्लेटर से? डेफिनेटली, बिकॉज हमारे पास जब जीडीपी डिफ्लेटर है मतलब हमने ये रेशो ले लिया है नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी का, तो उसके हिसाब से हमारे पास एक बेसिक पिक्चर, एक क्लियर कट पिक्चर मिल जाएगी। दिस इज इंपॉर्टेंट। समझ आ रहा है सब कुछ? मूविंग अहेड, मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे एफडीआई एफआईआई की, उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। देखिए एफडीआई क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। एक इन्वेस्टमेंट है जो फॉरेन कंपनी ने की है एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर। मान लीजिए रिलायंस के अंदर अरामको ने कुछ स्टेक खरीदी है। सो व्हाट इज दैट? दैट इज एफडीआई। सो बेसिकली 10% इक्विटी ओनरशिप या 10% से ज्यादा जब वो ले रहे हैं तो बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं? एफडीआई बोल रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। सो कभी भी अगर ये क्वेश्चन आपको आता है जी एफडीआई क्या है, सो यू हैव टू हैव अ बेसिक आइडिया, बिकॉज हमेशा इसको कंपेयर किया जाएगा किससे? एफआईआई से। क्योंकि एफआईआई जो है, जब हम बात करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, तो दे आर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हु आर ब्रिंगिंग एफपीआई टू कंपनी टू अ पर्टिकुलर कंट्री, मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। सो कहने का मतलब है ये सिक्योरिटीज में, यानी कि शेयर मार्केट जो होती है या स्टॉक्स जो होते हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप ध्यान में रखिएगा। तो शेयर मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो एफआईआई कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि जो एफडीआई है ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, और वहीं पे दूसरी ओर एफआईआई एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पैसा वो कभी भी, जो फंड है उसको कभी भी पुल आउट कर सकते हैं। तो मैंने एक बेसिक कंपैरिजन यहाँ पर ड्रॉ किया है बेटे। एफडीआई जो है, इट इज मेड बाय फॉरेन इन्वेस्टर टू ऑब्टेन सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज या फिर कंपनी। वहीं एफपीआई की हम जब बात करते हैं तो ये फाइनेंशियल एसेट्स जैसे स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। कंपनी के ऊपर एफडीआई के बाद हाई कंट्रोल होता है, जिसने भी एफडीआई की है। यहां पे बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। एफडीआई जो कि लॉन्ग टर्म होती है, एफपीआई क्या होती है? शॉर्ट टर्म होती है। और एक चीज आप याद रखिएगा, एफडीआई को बहुत स्टेबल माना गया है, वहीं पे एफपीआई को काफी वॉलेटाइल माना गया है। दिस इज अगेन अ पॉइंट यू नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग। बहुत बेसिक सा आइडिया है, बट आपको एक ठीक ठाक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहां से जरूर मिल जाती है। इस बात का आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा। मूविंग अहेड, तो मैं वही बस आपको बताना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं एफडीआई की हम जब बात करें एफआईआई की, तो उसका आपको यहां पर भी एक डिफरेंस देखने को मिल रहेगा। मतलब बेसिकली एफआईआई इज कंसिडर्ड एज अ क्विक वे टू मेक मनी, पर एफडीआई में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट करनी पड़ती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहां मिल जाएगी कि किस तरह से दोनों में एक डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, किस तरह से दोनों में एक अंतर जो है हमें देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली मैं न्यूज देख रहा था, तो वहां लिखा था कि भी इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व्स है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, दे हैव जंप्ड रिसेंटली, और इन्होंने 675 बिलियन का आंकड़ा छू लिया है, जो कि ऑफ कोर्स बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि भाई फॉरेक्स रिजर्व्स आखिरकार है क्या, फॉरेक्स रिजर्व्स के अंदर आखिरकार क्या चीज होती है। जब मैं बोलता हूं जी फॉरेक्स रिजर्व, तो फॉरेक्स रिजर्व का मतलब क्या है? मतलब क्या फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड होता है या नहीं होता, डॉलर है या नहीं, क्या है? तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। तो क्योंकि ये एग्जाम में भी कई बार आ चुका है और वैसे भी इन जनरल आपको पता होना चाहिए, तो मैं बताना चाहूंगा। जैसे ये आरबीआई की वेबसाइट से मैंने अभी अभी पिक किया है इसको। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स या फिर फॉरेक्स जिसको हम बोलते हैं, तो आप एक चीज ध्यान में रखिएगा। अभी टोटल रिजर्व आप देखोगे 674.9, मतलब 675 बिलियन डॉलर्स है। इसमें सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेंगे? ऑफ कोर्स फॉरेन करेंसी एसेट्स, जैसे डॉलर है, येन है, पाउंड है, यूरो है, ये सब है। तो आप देखेंगे 675 में से 592 बिलियन तो यही है। सिंपल सी बात है। ऑफ कोर्स फॉरेक्स होगा तो फॉरेन करेंसी तो होगी ही, ये तो कॉमन सेंस है।
सेकंड नंबर पे बेटे जो आता है वो है हमारा गोल्ड एसेट्स जो है हमारे, ठीक है, जो हम फॉरेक्स एज अ पार्ट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व रखते हैं, लगभग 60 बिलियन का जो गोल्ड है वो हमारा फॉरेक्स रिजर्व में। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास टोटल इतना गोल्ड है, इसका मतलब ये है कि आरबीआई ने एज अ फॉरेक्स रिजर्व ये गोल्ड अलग से रखा हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होते हैं उसके अंदर हर कंट्री जो है वो कहीं ना कहीं गोल्ड जरूर रखती है, तो उसी कंटेक्स्ट में आप इसको देख सकते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, अदरवाइज जो हमारे गोल्ड रिजर्व है वो अलग है। अब तीसरा जो आता है, दीज आर एसडीआरस, मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट्स। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो स्पेशल ड्राइंग राइट्स बेसिकली है क्या, एक आप मान सकते हैं इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी है जिसको आईएमएफ ने क्रिएट किया था 1960s में जाके क्रिएट किया था, और ये सप्लीमेंट करती है एग्जिस्टिंग फॉरेक्स रिजर्व्स को। देखो आज की डेट में इसकी रेलेवेंस बहुत कम है, ये कितना है, ऑलमोस्ट 18 बिलियन है। अब आप ये देखो कहां पे 675 बिलियन में से 18 बिलियन तो ना के बराबर ही है। सो रियली दिस डजंट मैटर। हमारे जो एसडीआर हैं आज की डेट में हम लोग इनको यूज नहीं करने वाले। ये तो तब की बात है जब बिल्कुल बाकी फॉरेक्स रिजर्व्स में कुछ दम ना हो, तब जाके इनको यूज किया जाता है। तो बस ये याद रखेगा, एसडीआर क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं बेसिकली जो आपको आईएमएफ ने दिए हुए हैं। नाउ वी टॉक अबाउट रिजर्व पोजीशन इन द आईएमएफ। ये जो ट्रांच पोजीशन होती है आईएमएफ में, ये भी एक तरह से आप मान के चलें कि इमरजेंसी के लिए होता है, हालांकि 4.5 बिलियन है, ये भी बहुत कम है। सो आज की डेट में एसडीआर और रिजर्व पोजीशन की बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है। सबसे ज्यादा रेलेवेंस तो वैसे फॉरेन करेंसी एसेट्स की है, then we have got gold. So these are some things we need to understand. But हाँ, क्वेश्चन क्योंकि आता है उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, सो यू शुड नो ये चारों के चारों ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए। दैट इज मतलब दीज आर द पार्ट ऑफ आवर फॉरेक्स रिजर्व्स, और वो क्या है, फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड, एसडीआर एंड रिजर्व पोजीशन इन द आईएमएफ। सो यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया। ये आरबीआई की वेबसाइट से मैंने पिक किया है। सो ये चारों के चारों ये पार्ट है हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स के। कितना है ये भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सबसे ज्यादा क्या है, उससे कम से कम से कम। समझ आ गए? तो मतलब वी हैव टू हैव दिस आइडिया कि भाई ये चीजें कई बार डायरेक्टली एग्जाम में आ जाती हैं, तो हमें एक ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे होनी चाहिए। नाउ यू गॉट टू अंडरस्टैंड वन थिंग, हम लोग कई बार मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स की बात करते हैं, यू नो बैंकिंग की जब हम बात करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, तो आपको कुछ कुछ एक आइडिया होना चाहिए यहाँ पे कि क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल क्या है, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल क्या है। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी का काम है कि जो पैसा फ्लो हो रहा है उसका वॉल्यूम क्या है, उसको कैसे कम किया जाना चाहिए, कैसे ज्यादा किया जाना चाहिए, कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल की जानी चाहिए, वो पूरी देखरेख करती है मॉनेटरी पॉलिसी। दैट्स ऑफ कोर्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, कुछ हमारे पास क्या होते हैं यहाँ पे, वी हैव सम रिजर्व रेशियोज, जैसे सीआरआर है, ठीक है, एसएलआर है, ये क्या है, दीज आर द रिजर्व रेशियोज। और उनके अलावा पॉलिसी रेट्स होते हैं, जैसे कि एलएएफ के अंदर ये रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है। उसके बाद हम बैंक रेट की बात करते हैं, दिस इज ऑल्सो पॉलिसी रेट। ठीक है, आप एमएसएफ की बात करते हो, दीज आर ऑल्सो पॉलिसी रेट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिजर्व रेशियोज क्या है, एसएलआर और सीआरआर, और इनके अलावा ये हमारे पास क्या है, कुछ पॉलिसी रेट्स है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आरबीआई बहुत तरीके से पैसे को सक कर लेता है और कई बार पंप कर देता है इकोनॉमी में इनकी मदद से। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप कभी अगर आरबीआई की बाई चांस वेबसाइट खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह से कुछ नजर आएगा, एक तरफ पॉलिसी रेट्स लिखे होते हैं पूरे, और एक तरफ आपको रिजर्व रेशियोज लिखे होते हैं। तो रिजर्व रेशियो से मैं स्टार्ट करूंगा, कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, क्या होती है, वो हम देखेंगे। सीआरआर और एसएलआर, अभी अगर आप देखेंगे सीआरआर 4.5% है, एसएलआर 18%। इसके क्या मायने होते हैं इसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने स्निपेट लिया। अब आप ध्यान दें, क्योंकि हम लोग रिजर्व रेशियोज को समझ रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या बात करते हैं यहाँ पे, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि एसएलआर की बेटे बात करते हैं। अब आप यहां ध्यान दें, एसएलआर मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, एसएलआर फिलहाल क्या है, हालांकि आपको एग्जाम में आएगा नहीं, पर 18% है। ठीक है, 18% अगर एसएलआर है, इसका मतलब क्या है, जो भी कमर्शियल बैंक है जैसे एसबीआई है, कैनरा बैंक है, पीएनबी है, they are required to keep this much % of their assets in a very much liquid form। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी, कैश हो गया, गोल्ड हो गया, अपने वॉल्ट में रखेंगे, लेकिन बहुत लिक्विड फॉर्म में रखेंगे। गोल्ड भी लिक्विड में ही आता है ना बहुत जल्दी, जिसको आप कहीं ना कहीं एक्सचेंज करवा सकते हो। तो आपको ये ध्यान में रखना है
मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के टोटल एसेट्स हैं फॉर एग्जांपल 100 रुपए, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 18 रुपए अपने पास ही रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ एसएलआर। ये मतलब मैंडेट है उसका, वो ये 18 रुपए को किसी भी हालत में लोन किसी को नहीं दे सकता, ये मैंडेट होता है आरबीआई का, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सो कहीं ना कहीं आप ये ध्यान में रखेंगे कि बैंक्स हैव टू इन्वेस्ट सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड, कैश, ये सब जो होता है कहीं ना कहीं ये अपने पास ही रख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एसएलआर बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। नाउ यू गॉट टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जब मैं सीआरआर बोलता हूं तो सीआरआर क्या है, जैसे सीआरआर अभी कितना चल रहा है, मान लो 4.5% चल रहा है, ठीक है, ये भी आरबीआई की वेबसाइट पे। तो सीआरआर क्या है, इट्स द अमाउंट ऑफ फंड दैट द बैंक्स आर बाउंड टू कीप विद आरबीआई। मतलब कहने का ये है, वही एग्जांपल लेते हैं एसबीआई का, एसबीआई के पास क्या थे, 100 रुपए थे, तो इन 100 रुपए में से 4.5 रुपए मतलब 4.5 रुपीज जो हैं वो किसके पास रखेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बेटे रखेगा, और ये भी एक एज अ सिक्योरिटी ही होता है जो कि उनको रखना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो, मान लीजिए डिपॉजिटर है, इसने 1,000 रुपए डिपॉजिट करवाए और यहाँ पे लोन लेने के लिए स्टूडेंट कोई खड़ा हुआ है, ठीक है, इसने 1,000 रुपए पीएनबी में डिपॉजिट करवाए। अब पीएनबी क्या करेगा, इन 1,000 रुपए में से जो 180 रुपए मतलब इसका 18% जो है वो क्या रखेगा, एज अ एसएलआर रख लेगा, मतलब 180 रुपए, और इन्हीं 1,000 रुपए में से 45 रुपए जो हैं यानी कि 4.5% जो है वो क्या रखेगा, एज अ सीआरआर रखेगा। कहां पे रखेगा, विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वेरी इंटरेस्टिंग दिस इज। तो आप ये मान के चलो कि चाहे यहाँ पे पीएनबी के पास 1,000 का डिपॉजिट आया, लेकिन 1,000 में से 45 रुपए तो उसके कहां चले गए, 45 रुपए जो है वो चले गए हैं इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर, और कहीं ना कहीं 180 रुपए चले गए इन द फॉर्म ऑफ एसएलआर। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है, एंड यही छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जाम में आपको आएंगी। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि इसको अगर लोन मैक्सिमम देना भी हो तो दैट विल बी 775 रुपीज ओनली, है ना। 775 रुपए से ज्यादा तो दे ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 180 रुपए उसने अपने पास रख लिया एज एसएलआर और 45 रुपए रख लिए एज अ सीआरआर विद आरबीआई। ये आपको समझ आया, ये डिपॉजिटर है और ये लोन टेकर है या लोन की इच्छा रखने वाला व्यक्ति है। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो अभी अभी मैंने आपको समझाया। आई होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। अगेन जहां पे दिक्कत है वहां पे कमेंट करके बता सकते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुकी है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देगा। जैसे ही सीआरआर एसएलआर को बढ़ाएगा तो जो बेटे मनी की सप्लाई है, जो पैसे की सप्लाई है, वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी मार्केट। मानते हो बात, आज इतना है, कल को बहुत बढ़ा देता सीआरआर एसएलआर तो 775 की जगह इसको सिर्फ 700 रुपए दे पाएगा बैंक। तो जब जब इन्फ्लेशन होगी तब तब मनी सप्लाई कम करनी होगी, और मनी सप्लाई कम करने का एक ही तरीका है कि रेट्स को, ये जो रिजर्व रेशोज है बेसिकली, इनको ऊपर बढ़ाया जाए। और जब कभी इन्फ्लेशन नहीं है और मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ानी है तो रेट को कट कर देंगे, रिजर्व रेशो को कम कर देंगे, और यहां पे बैंक की जो क्षमता है लोन देने की वो बढ़ जाएगी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो याद रखिएगा हमेशा कि हम कभी बात करते हैं सीआरआर एसएलआर, रेपो भी मैं आपको बताऊंगा, उसको आप जैसे कट करते हैं तो मनी सप्लाई जो है बेटे मार्केट में, या लिक्विडिटी जो है मार्केट में, परचेजिंग पावर जो है लोगों की बढ़ जाती है। ये बहुत एक बेसिक सा फंडा है, आपको ये चीज याद रखनी, बिकॉज एग्जाम में डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस आते हैं। गॉट इट। सो वेरी बेसिक पॉइंट दिस इज, कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। तो सीआरआर और एसएलआर रेट की मैंने फुल फॉर्म भी बताई, इसका मतलब भी मैंने बताया कि क्या है और किस तरह से ऑपरेट करता है। वी हैव सर्टनली टॉक्ड अबाउट दैट, व्हिच इज ऑफ कोर्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। अभी आज मैं ये पूरी इस क्लास में ना ये टर्म्स पूरी कंप्लीट करवा दूंगा आपको। अब हम बात करते हैं एलएएफ की, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की हम लोग बात करते हैं, और इसी के तहत हम लोग बात करते हैं रेपो और रिवर्स रेपो की। ये भी रेट्स आप देखते हो आरबीआई की साइट पे। तो ध्यान देना, जैसे अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने स्लाइड दिखाई आपको, उसमें रेपो रेट कितना दिया हुआ था, 6.5%। मैं इसकी रेलेवेंस बताऊंगा आपको,
6.5% का था। और वहीं पे रिवर्स रेपो रेट कितना दिया हुआ था? 3.35%। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग। अब आप ध्यान दें कि क्या है इसके मायने, क्या है इसकी रेलेवेंस, उसको हम समझते हैं। रेपो रेट क्या है? इट्स अ रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई जरूरत पड़ गई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, उसके लिए क्या दिया? पैसा दिया, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेंड किया। तो आरबीआई इससे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा वो किस हिसाब से लेगा? 6.5% के हिसाब से लेगा। दैट इज द रेपो रेट के हिसाब से लेगा। ठीक है, एसबीआई को कोई लिक्विडिटी मिसमैच हुई थी तो उसके हिसाब से उसने पैसा लिया, 6.5% के ऊपर आरबीआई ने उसको पैसा दे दिया शॉर्ट टर्म के लिए। वहीं दूसरी ओर मान लेते हैं कि कभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास क्या हो गया? सरप्लस पैसा आया, एक्स्ट्रा पैसा आया, और वो पैसा एसबीआई ने जाके आरबीआई के पास रख दिया। तो आरबीआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको पे करेगा वो कितना करेगा? सिर्फ 3.5 पर, मतलब 3.35%। ये क्या है? रिवर्स रेपो। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब बैंक अपना सरप्लस कैश आरबीआई के पास रखता है तो इतना मिलता है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट। वहीं जब बैंक को उठाना पड़ता है पैसा आरबीआई से तो बैंक को ऑफ कोर्स रेपो रेट के हिसाब से उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ऑफ कोर्स आरबीआई सेंट्रल बैंक है तो आरबीआई अपना एज तो रखेगा ही, वो आपको यहां पर दिख रहा होगा। तो याद रखिएगा, रेपो रेट इज ऑलवेज हायर देन रिवर्स रेपो रेट। दूसरी बात, रेपो रेट क्या है? कि बैंक आरबीआई से लिक्विडिटी ले रहा है जरूरत के लिए। रिवर्स रेपो रेट क्या है? बैंक अपना सरप्लस पैसा आरबीआई के पास जमा करा रहा है, उसके बदले में कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ले रहा है, जो कमा रहा है, वो है रिवर्स रेपो रेट। अब क्योंकि रिवर्स रेपो रेट पे बैंक्स को बड़ा नुकसान हो रहा था, मजा नहीं आ रहा था बैंक्स को, तो हमने एक नई टर्म देखी, दैट इज एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये रिसेंट टाइम्स में आई है। नॉर्मली हम लोग क्या देख रहे थे? रिवर्स रेपो रेट में क्या हो रहा था? बैंक अपनी एक्सेस मनी आरबीआई के पास रख रहे थे और आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक के पास रखता था एक बैलेंस बनाने के लिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैं फिर से बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ना ये रेपो रिवर्स रेपो में प्लेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो रहा है। कहीं पे भी अगर आप पैसा लेते हो या देते हो उसके बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक दूसरे के पास रखी जाती हैं। अगर एक बैंक जो है वो एक्सेस मनी अपनी आरबीआई को देना चाहता है लेकिन वहां पे बदले में कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऐसे सिक्योरिटी नहीं लेता आरबीआई से, तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये कहलाती है बेटे। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और आप देखिए ध्यान से कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के ऊपर कितना पैसा मिलता है? 6.25% के हिसाब से बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। अब आप एसबीआई हो या फिर पीएनबी हो और आपके पास 1000 करोड़ आ गया पैसा, तो आपने अगर रिवर्स रेपो रेट के हिसाब से आरबीआई के पास अपना पैसा रखा तो आपको 3.35% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा था। लेकिन अगर आपने एसडीएफ यानी कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के हिसाब से रखा तो आपको 6.25% का इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि ऑफ कोर्स ज्यादा है। तो याद रखिएगा, एसडीएफ रेट इज हायर वर्सेस रिवर्स रेपो रेट, और बैंक इज ऑलवेज गेटिंग ग्रेटर इंसेंटिव टू यूज एसडीएफ विंडो टू पार्क देयर एक्सेस कैश या फिर एक्सेस मनी। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि अब तक आपको समझ आ गया होगा। मैं फिर से बताना चाहूंगा, देखो रेपो रिवर्स रेपो तो आपको समझ आ ही गया था, है ना, बड़ा सिंपल था। लेकिन रिवर्स रेपो से ही बेहतर ऑप्शन है क्या? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, क्योंकि यहां पे बैंक को अपना एक्सेस कैश जो है आरबीआई के पास जमा करा रहा है उसके बदले में ज्यादा पैसा मिल रहा है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तक सीआरआर एसएलआर में आपको बता चुका हूं प्रॉपर तरीके से, रेपो रिवर्स रेपो बता चुका हूं, रिवर्स रेपो के साथ ही मैंने लगा के आपको स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी बता दी। यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हो, उसको रिप्रेजेंट भी हमने कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मूविंग अहेड मैं बताना चाहूंगा एमएसएफ क्या। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एमएसएफ भी रेपो रेट से ज्यादा होता है। अब देखो सिंपल सी बात है, नॉर्मली मान लीजिए मैं एसबीआई हूं या पीएनबी हूं, मुझे आरबीआई से कुछ शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेना था तो मैंने रेपो रेट के ऊपर उस पैसे को उठाया, दैट इज 6.5%। लेकिन अगर और पैसा चाहिए, अभी तक लिक्विडिटी मिसमैच खत्म नहीं हुआ, तो मैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का प्रयोग करूंगा। इसमें बस यही है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगता है, मतलब पैसा मुझे महंगा मिलेगा आरबीआई से, दैट इज लाइक 6.75% अभी चल रहा है, नॉर्मल रेपो से 0.25% ज्यादा होता है।
तो आप बस ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी एमएसएफ की हम लोग बात करते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इट इज अ रेट एट विच बैंक कैन यूज गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज कोलेटरल टू गेट लिक्विडिटी इन द टाइट लिक्विडिटी सिचुएशंस। सो कहने का मतलब है नॉर्मली बैंक्स रेपो रेट पर ही उठाएगा पैसा, लेकिन कभी टाइट लिक्विडिटी सिचुएशन में एमएसएफ का भी प्रयोग किया जा सकता है, जो कि बहुत कॉमन नहीं यूज होता, बस ये आप ध्यान में रखिएगा, तभी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा है। अब आपको एसडीएफ, एमएसएफ आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। रेपो रिवर्स रेपो तो बहुत इजी है ही है, बैंक रेट की भी अभी हम बात करेंगे। उसके बाद में फिर क्वालिटेटिव टर्म्स के ऊपर आ जाऊंगा, क्वांटिटेटिव अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जब मैं बैंक रेट की बात करता हूं, ऑफ कोर्स जब लोन है कमर्शियल बैंक का विदाउट कीपिंग एनी सिक्योरिटी, दैट इज बैंक रेट ऑफ कोर्स। और ये जनरली थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म, जो हमने अभी टूल्स की बात की। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि बैंक रेट इज सर्टनली अ बिट लॉन्ग टर्म, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्लियर? नाउ हैविंग सेड दैट, यहाँ पे मैंने अभी आपको बात बताई थी अबाउट ओएमओ, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस की भी बात करते हैं हम लोग। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? देखिए, इफ आरबीआई वांट्स टू इंड्यूस लिक्विडिटी और मोर फंड्स इनटू द इकोनॉमी, आरबीआई विल बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और अगर वो मनी को कंट्रोल करना चाहती है तो इट विल सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखो आरबीआई है, अब यहां पे आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने मान लीजिए सेल कर दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और इन लोगों से उसके बदले में क्या लेगा, वो बहुत सारा कैश ले लेगा। तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो जब भी आरबीआई सेल कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो अमाउंट ऑफ कैश जो है वो इकोनॉमी में सक हो जाएगा, कम हो जाएगा। वहीं पे अगर आरबीआई क्या करता है, इनसे बाय करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और इसके बदले में इनको देता है कैश, तो क्या होगा, इकोनॉमी में पैसे की जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। तो ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है, याद रखिएगा। ये कई बार बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो जब भी इन्फ्लेशन होगी तो आरबीआई क्या करने लगता है, इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करने लगता है, ये आप याद रखिएगा। तो इफ आरबीआई वांट्स टू कर्ब द अमाउंट ऑफ द मनी, इट इज गोइंग टू सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इफ आरबीआई वांट टू इंक्रीज द लिक्विडिटी, इट इज गोइंग टू बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इट्स एज सिंपल एज दैट। बहुत बेसिक सी चीज है। तो अभी तक अगर आपने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, डू दैट एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। तो अभी हमने बात क्या की बेटे, अभी हमने बात की है सीआरआर रेट क्या होता है, एसएलआर रेट क्या होता है, एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो और रेपो हमने देखी, बैंक रेट की हमने बात की, एमएसएफ की बात की, ओपन मार्केट ऑपरेशंस की हमने बात की है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हालांकि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में भी यही है, वो कहीं ना कहीं एक्सेस लिक्विडिटी को ही जो है आरबीआई वो सक करने का काम करता है। तो इट्स वन एंड सेम थिंग ओनली। यहाँ पे भी देखेंगे जो सिक्योरिटीज है उसको किस प्रकार से हम यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप ये बोल सकते हैं कि सरप्लस लिक्विडिटी जो भी है वहां पे हम उसको एब्जॉर्ब करें थ्रू द सेल ऑफ शॉर्ट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल्स यूज होती है। तो ये कहीं ना कहीं बस आप ये मान के जाओ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ही यहाँ पे बेचा जाता है और पैसे को सक किया जाता है आरबीआई के द्वारा। दैट इज व्हाट एमएसएस इज। नाउ हैविंग सेड दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड कि ये मतलब जो भी टर्म्स हैं ये आपको समझ आ गई। अब देखिए, हमने अभी जो बात की सारी टर्म्स थी वो क्या थी, वो थे क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के टूल्स थे। क्या थे? टूल्स थे। और उनके बारे में हमने बात की, एक प्रॉपर वैलिड एप्लीकेशन के साथ मैंने आपको इनको बताया। अब बात आती है कई क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल्स, वो क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी में। हालांकि बहुत बेसिक सी चीजें हैं, बस इसके बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं रैशनिंग मेजर्स। तो कोई भी सर्टेन सेक्टर जो है इकोनॉमी का, वहां पे अगर कंट्रोल करना चाहता है आरबीआई पैसा कि भाई लोन किस सेक्टर में ज्यादा देने चाहिए, किस सेक्टर में नहीं देने चाहिए, वही है रैशनिंग मेजर्स। तो किसी सर्टेन सेक्टर में लोन यानी कि क्रेडिट जो है यानी कि मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू क्रेडिट रैशनिंग। ये आरबीआई अपने सर्कुलर निकाल के बताता रहता है बैंक्स को कि क्या करना है। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल आपने कोई कोलेटरल दिया, मान लीजिए किसी का होम है, ये घर है, वो 1 करोड़ का है और उसने इसको गिरवी रखा, और उसके बदले में अगर उसको 80 लाख रुपए ही मैक्सिमम मिल पा रहे हैं बैंक से, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 20% जो है उसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है।
मान लीजिए आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट 50% कर देता है, तो उसका मतलब क्या है कि 1 करोड़ का घर गिरवी रखने पे उसको 80 लाख नहीं, सिर्फ 50 लाख ही मैक्सिमम मिल पाएगा, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी हो चुकी है, 50%। तो कहीं ना कहीं मार्जिन रिक्वायरमेंट भी ऊपर नीचे करने से ये चीज आराम से की जा सकती है, कि मतलब किस तरह से जो क्रेडिट कंट्रोल है उसको किया जा सकता है कंट्रोल। यहाँ पे अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत कम हो तो लोगों को आसानी से ज्यादा लोन मिल जाता है, तो ये भी कैश फ्लो को मैनेज करता है। उसके अलावा मोरल सुएशन है, आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को एडवाइस देता है और उसकी एडवाइस को मानना पड़ता है कमर्शियल बैंक्स को, क्योंकि आरबीआई एक तरह से रेगुलेटर है बैंकिंग का, तो ये एडवाइस देते रहते हैं। उसके बाद डायरेक्ट एक्शंस भी लेते हैं ये लोग, गाइडलाइंस होती है जिनको फॉलो करना पड़ता है। बट अगेन आई वुड लाइक टू से कि जो हमने अभी अभी बात की ना, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, एमएसएफ, एसडीएफ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन दीज, बिकॉज ये तो एक बेसिक सेंस में अगर मैं देखूं तो आरबीआई एक तरह से बस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, दैट्स इट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कंज्यूमर क्रेडिट को कंट्रोल कर लिया कि जो कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर पैसा है जो पब्लिक परचेज कर रही है, कितनी आसानी से वो मिलने चाहिए, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब चीजें जो है इससे काफी कंज्यूमर बिहेवियर में भी चेंज देखा जाता है, आरबीआई का ऐसा कहना है। सो ये 30 से 35 मिनट की क्लास हुई, इसके अंदर हमने काफी इंटरेस्टिंग चीजें जो है वो डिस्कस की हैं। मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि ये जो सेशन है इसके अंदर आपने कितना गेन किया, क्या चीज समझ में आई, क्या चीज नहीं समझ में आई, प्लीज डू लेट मी नो। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम अंटिल यू चूज टू गिव अप। सो डोंट एवर थिंक ऑफ गिविंग अप। हो सकता है सब्जेक्ट मुश्किल लगता हो, तो आप लड़ें उससे, जूझे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स मी आकाश देव साइनिंग ऑफ। ये टेलीग्राम चैनल है मेरा आकाश देव जीके बूस्टर, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप करके कोई भी आप डाउट पूछ सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं 7303525142 पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एक नंबर रहेगा। बाकी कमेंट सेक्शन में भी, पिन कमेंट में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि इस सेशन के माध्यम से मैंने आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई। यू हैव लर्नड इमेंसली फ्रॉम दिस वेरी सेशन, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। एंड बने रहे इस चैनल पे, यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट। रिविजन बहुत बेहतरीन आपकी हो जाएगी हर तरह से। एंड थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।